धरातल पर तापमान का वितरण। इस अध्याय में हम देखेंगे कि धरातल पर तापमान का वितरण किस तरह से है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, किन किन कारकों के चलते धरातल पर विषुवत से लेकर ध्रुवों के बीच, विषुवत रेखा से लेकर ध्रुवों के बीच धरातल पर तापमान का जो वितरण है वो किन किन कारकों से प्रभावित है। इस अध्याय में हम इसी बात का हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। धरातल पर किसी भी स्थान का वितरण हो, हम क्या बनाए हैं चित्र में थोड़ी देर में हम समझाएंगे, पढ़ाते पढ़ाते सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। अभी ऐसे कई चित्र हैं जो आपके सामने आने वाले हैं। धरातल पर तापमान का वितरण किसी भी स्थान पर सूर्यातप की मात्रा पर निर्भर करता है। धरातल पर किसी स्थान का तापमान क्या है, ये इस पर निर्भर करता है कि वहां पर सूर्यातप की कितनी मात्रा प्राप्त हो रही है ना। सूर्यातप क्या होता है? प्रति इकाई धरातल पर पड़ने वाला सूर्य प्रकाश की मात्रा पृथ्वी पर प्रति इकाई धरातल पर, मान लेते हैं 1 वर्ग सेंटीमीटर है ना, तो प्रति इकाई धरातल पर सूर्य का जो प्रकाश पड़ता है ना उसे हम सूर्यातप की मात्रा कहते हैं। तो धरातल पर किसी भी स्थान का तापमान उस स्थान पर सूर्यातप की मात्रा पर निर्भर करता है। और सूर्यातप की मात्रा पर किसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है? सूर्यातप की मात्रा पर अक्षांश रेखाओं का प्रभाव पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी गोल होने के चलते सूर्य के सबसे सम्मुख विषुवत रेखा वाला भाग पड़ता है, यह सूर्य के सबसे सम्मुख पड़ता है। और ध्रुवों पर जो धरातल है वो सूर्य के सम्मुख नहीं पड़ता है, बल्कि वहां पर सूर्य की किरणें तिरछी पहुंचती हैं। यहां पर सूर्य की किरणें 90 डिग्री कोण के साथ पहुंचती हैं और जो सूर्य की किरणें हैं वो ध्रुवों पर तिरछी पड़ती हैं। यानी विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणों का कोण अधिक होता है और जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाएगा, अर्थात सूर्य की किरणों का जो कोण है वो घटता जाएगा। क्लियर? विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणों का कोण कम होता है, तिरछापन कम होता है और कोण अधिक होता है। लेकिन जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे धरातल पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है और कोण घटता जाता है। क्लियर? तो इसके चलते सूर्यातप की अधिक मात्रा विषुवत रेखा पर प्राप्त होती है और विषुवत रेखा को हम निम्न अक्षांश कहते हैं। विषुवत रेखा से जैसे जैसे आप दोनों गोलार्धों में जाएंगे तो उसे उच्च अक्षांश कहते हैं। 0 निम्न, 90 डिग्री उच्च। तो निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश में जाइए, उत्तरी गोलार्ध में जाइए या दक्षिणी गोलार्ध में। जैसे जैसे आप निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांशों की ओर जाएंगे सूर्यातप की मात्रा घटती चली जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि धरातल पर किसी भी स्थान का तापक्रम सूर्यातप की मात्रा पर निर्भर करता है और सूर्यातप की मात्रा पर सबसे अधिक प्रभाव अक्षांश का पड़ता है। यानी वह धरातल जहां पर सूर्यातप की मात्रा पड़ रही है वो किस अक्षांश पर स्थित है? 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है या 90 डिग्री? तो सूर्यातप की मात्रा जो है निम्न अक्षांश पर अधिक प्राप्त होती है, उच्च अक्षांशों पर यानी ध्रुवों पर सबसे कम प्राप्त होती है। लेकिन अक्षांश के अलावा अन्य कारक भी हैं। अक्षांश, इसे हम क्या कहते हैं? अक्षांशीय प्रभाव कहते हैं, है ना। धरातल पर तापमान वितरण पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है? अक्षांश रेखाओं का है। विषुवत रेखा पर तापमान ज्यादा, ध्रुवों पर तापमान अपेक्षाकृत कम। इसे हम कहते हैं तापमान वितरण पर अक्षांशीय प्रभाव। तो धरातल पर तापमान वितरण पर अक्षांशीय प्रभाव तो है ही, लेकिन इसके अलावा अन्य प्रभाव भी हैं, उनकी भी चर्चा की जानी चाहिए। तो धरातल पर तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं।
इनमें से सबसे पहला कारक है अक्षांशीय प्रभाव, जिसकी हमने अभी चर्चा की। आप इसकी शुरुआत ऐसे कर सकते हैं लिखने की कि किसी भी स्थान के तापक्रम पर सर्वाधिक प्रभाव सूर्यातप की मात्रा का पड़ता है और सूर्यातप की मात्रा पर सर्वाधिक प्रभाव अक्षांश रेखाओं का पड़ता है। इसे हम तापमान वितरण पर अक्षांशीय प्रभाव कहते हैं। अक्षांशों के प्रभाव के अलावा धरातल पर तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले अन्य कारक भी हैं। सबसे पहला कारक अक्षांशीय प्रभाव। क्लियर? अक्षांशीय प्रभाव, सूर्य तापमान वितरण पर अक्षांशीय प्रभाव, इसका हम अध्ययन करते हैं। थोड़ा सा आपने सुना, थोड़ा और सुन लीजिए। तो सूर्यातप की सर्वाधिक धरातल पर सूर्यातप की मात्रा पर अक्षांश रेखाओं का प्रभाव पड़ता है। निम्न अक्षांशों यानी विषुवत रेखा पर सूर्यातप की अधिक मात्रा प्राप्त होती है और निम्न अक्षांश से जैसे जैसे हम उच्च अक्षांश की तरफ जाते हैं सूर्यातप की मात्रा घटती चली जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि निम्न अक्षांशों में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं और निम्न अक्षांश से जैसे जैसे हम उच्च अक्षांश की तरफ जाएंगे, हाई लैटिट्यूड की तरफ जाएंगे, सूर्यातप की मात्रा घटती जाती है। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता चला जाता है। क्लियर? तो इस वजह से धरातल पर सबसे अधिक तापमान विषुवत रेखा के आसपास पाया जाता है और धरातल पर सबसे कम तापमान दोनों ध्रुवों पर पाया जाता है। यह एक सामान्य नियम है, यानी धरातल पर जो तापमान वितरण है वो अक्षांश रेखाओं का अनुसरण करता है। परिभाषित रूप में कैसे? निम्न अक्षांश पर अधिक तापमान, उच्च अक्षांश पर कम तापमान। यानी निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांशों की तरफ जैसे जैसे हम जाएंगे तापमान धीरे धीरे घटता चला जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता चला जाता है। क्लियर? यही कारण है कि तमाम वक्रता, वक्रता मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, यही कारण है कि जो समताप रेखाएं होती हैं अपनी तमाम वक्रता के बावजूद इनकी प्रवृत्ति पूरब पश्चिम दिशा में होती है। इधर क्या है? पूरब है और इधर क्या है? पश्चिम है। यही कारण है कि अपनी तमाम वक्रता यानी टेढ़े मेढ़ेपन के बावजूद समताप रेखाओं की प्रवृत्ति अक्षांश रेखाओं के समानांतर होती है, यानी पूर्व पश्चिम दिशा में होती है। समताप रेखाएं क्या होती हैं? धरातल पर एक समान तापमान वाले स्थलों को मिलाने वाली रेखा को हम आइसोथर्मल लाइन कहते हैं या समताप रेखा कहते हैं। धरातल पर एक समान तापमान वाली रेखाएं, एक समान तापमान वाले जो स्थल हैं वो पूर्व पश्चिम दिशा में विस्तृत हैं, यानी वो विषुवत रेखा के समानांतर चलते हैं। यानी तापमान में गिरावट विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर हो रही है। यहां भी 30 डिग्री तापमान है, यहां भी 30 डिग्री तापमान है और यहां भी, यानी ये पूरा हिस्सा 30 डिग्री तापमान वाला है। अब दक्षिण में आइए, ये पूरा हिस्सा 20 डिग्री टेम्परेचर वाला है। ये 10 डिग्री सेल्सियस तापमान है यहाँ का 0 डिग्री सेल्सियस तापमान है और यहाँ का -10 डिग्री सेल्सियस तापमान है। यानी तापमान में गिरावट आप साफ देख रहे हैं। विषुवत रेखा से जैसे जैसे ध्रुव की ओर जा रहे हैं तापमान में गिरावट आ रही है। दूसरे शब्दों में निम्न अक्षांश से जैसे जैसे उच्च अक्षांश की तरफ जा रहे हैं तापमान में गिरावट आ रही है। तो धरातल पर समान तापमान वाले स्थलों को मिलाने वाली रेखा को हम समताप रेखाएं कहते हैं। समताप रेखाएं अक्षांश रेखाओं के समानांतर होती हैं, है ना? यानी समताप रेखाओं की प्रवृत्ति अक्षांश रेखाओं के समानांतर अथवा पूर्व पश्चिम दिशा में होती है। क्लियर? अक्षांश रेखाओं, लेकिन अगर आप समताप रेखा के मानचित्र को ध्यान से देखिए, यहां पे जब आप समताप रेखाओं के मानचित्र को ध्यान से देखते हैं तो इससे यह संकेत मिलता है कि अगर धरातल पर तापमान वितरण पर अक्षांश रेखाओं का ही पूरा प्रभाव होता है तो समताप रेखाओं को बिल्कुल सीधा होना चाहिए था, यानी अक्षांश रेखा के साथ साथ होना चाहिए था। अगर धरातल पर तापमान वितरण पर अक्षांश रेखाओं का ही प्रभाव होता केवल, तो समताप रेखाओं को अक्षांश रेखाओं के साथ सीधा चलना चाहिए था। लेकिन जब आप समताप रेखाओं वाले मानचित्र को ध्यान से देखते हैं तो समताप रेखाएं आपको थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में इनका टेढ़ा मेढ़ापन कम दिखाई देता है और उत्तरी गोलार्ध में इनका टेढ़ापन ज्यादा दिखाई देता है। तो इससे हमें यह संकेत मिलता है कि धरातल पर तापमान वितरण पर केवल अक्षांश रेखाओं का ही प्रभाव नहीं है, बल्कि तापमान वितरण
अन्य कारकों से भी प्रभावित है। तो अगला कारक किसका हम अध्ययन करेंगे? समांगी धरातल। धरातल पर तापमान वितरण इस पर भी निर्भर करता है कि धरातल समांगी है या असमांगी है। समांगी धरातल से मतलब होता है कि धरातल केवल महाद्वीप है या तो केवल महासागर हो। अगर धरातल या तो सिर्फ महासागर हो या सिर्फ महाद्वीप हो चारों तरफ, तो इसे हम कहेंगे समांगी धरातल। अगर महाद्वीप और महासागर असमान रूप से तितर बितर हैं, चारों तरफ बिखरे हुए हैं, तो उसे हम असमांगी धरातल कहते हैं। तो धरातल पर तापमान का वितरण समांगी अथवा असमांगी धरातल से भी प्रभावित होता है। आप समताप रेखाओं के मानचित्र को ध्यान से देखिए। हमने यहां पे महाद्वीप बनाए हैं। महाद्वीप जो बीच वाली रेखा है इसे हम कह सकते हैं विषुवत रेखा, 0 डिग्री। ये 0 डिग्री है, ठीक है। थोड़ा और स्पष्ट दिखा दें ताकि आप, इसे हम 0 डिग्री मान लेते हैं, यानी विषुवत रेखा मान लेते हैं, ठीक है। विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध है और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? महासागरों की प्रधानता है। यानी अगर थोड़े बहुत भूखंडों को छोड़ दिया जाए तो दक्षिणी गोलार्ध में आप देखेंगे कि साफ तौर पर महासागरों की प्रधानता है। जलमंडल का पूरा विस्तार है दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में धरातल कैसा है? समांगी है। वहीं उत्तरी गोलार्ध में देखिए। अच्छा, दक्षिणी गोलार्ध में अगर धरातल समांगी है तो आप देखिए जो समताप रेखाएं हैं ये सीधी चल रही हैं। मतलब समताप रेखाएं मतलब समान ताप वाले स्थलों को मिलाने वाली रेखा। ये 20 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस है ना। समान ताप वाले स्थलों को मिलाने वाली रेखा दक्षिणी गोलार्ध में आप देखिए अक्षांश रेखा के साथ साथ चल रही है, बहुत कम टेढ़ी है। उत्तरी गोलार्ध में देखिए, उत्तरी गोलार्ध में पहले आप इसको मानचित्र को समझ लीजिए, तब मैं इसको बताऊंगा कि लिखना कैसे है। उत्तरी गोलार्ध में देखिए धरातल समांगी नहीं है। कहीं पर महाद्वीप है, कहीं पर महासागर है, फिर महाद्वीप है, फिर महासागर। ये देखिए महासागर, महाद्वीप, महासागर, महाद्वीप, फिर महासागर। तो उत्तरी गोलार्ध में आप देखेंगे तो महाद्वीप और महासागरों का वितरण बहुत असमान रूप से हुआ है। कहने का आशय है कि उत्तरी गोलार्ध का जो धरातल है वो विषम है, यानी असमांगी है। तो जो समांगी धरातल होता है वहां पर तापमान के वितरण पर अक्षांश रेखाओं का प्रभाव ज्यादा स्पष्ट होता है। विषम धरातल पर तापमान के वितरण पर अक्षांश रेखाओं का प्रभाव उतना स्पष्ट नहीं होता, जबकि समांगी धरातल पर तापमान वितरण पर अक्षांश रेखाओं का प्रभाव स्पष्ट होता है। तो धरातल पर तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में समांगी या असमांगी धरातल का भी अपना योगदान होता है। तापमान वितरण पर खासकर निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर तापमान में जो गिरावट की प्रवृत्ति है ना, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाने पर तापमान में गिरावट की जो प्रवृत्ति है वो दक्षिणी गोलार्ध में आपको स्पष्ट दिखाई देती है, थोड़ा ज्यादा क्लियर दिखाई देती है। दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों का विस्तार है, स्थल खंडों का अभाव है, इसके चलते दक्षिणी गोलार्ध में जो धरातल है वो समांगी है। यही कारण है कि दक्षिणी गोलार्ध में जो समताप रेखाएं हैं इनकी प्रवृत्ति पूर्व पश्चिम दिशा में बनी रहती है, यानी ये समताप रेखाएं अक्षांश रेखाओं के साथ साथ चलती हैं। आप मानचित्र को देखते रहिएगा, क्लियर। और एक चीज और दिखाई देती है, दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाएं अपेक्षाकृत दूर दूर हैं, उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं अपेक्षाकृत पास पास हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाएं अपेक्षाकृत दूर दूर हैं। इससे ये समझ में आता है कि दक्षिणी गोलार्ध का धरातल समांगी है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में तापमान परिवर्तन की दर इसको हम एक शब्द में कहते हैं तापमान प्रवणता। तापमान के परिवर्तन की जो दर है, जैसे 20 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये जो चेंज हो रहा है तापमान ना, इसको हम तापमान प्रवणता कहते हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में धरातल समांगी होने के चलते
यहाँ पर तापमान परिवर्तन की दर क्या है? मंद है। समताप रेखाएं अपेक्षाकृत दूर दूर हैं, इससे पता चलता है कि दक्षिणी गोलार्ध में तापमान प्रवणता मंद होती है, यानी तापमान परिवर्तन की दर स्लो होती है। वहीं उत्तरी गोलार्ध देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में आप देखिए धरातल पर तापमान वितरण पर जो अक्षांशीय प्रभाव है उसमें काफी संशोधन हो गया है, यानी यहां पर अक्षांश रेखाओं के समानांतर समताप रेखाएं नहीं जा रही हैं, समताप रेखाएं काफी टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं। क्यों? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में धरातल असमांगी है, विषम है, कहीं पर महाद्वीप है और कहीं पर महासागर है। तो उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीप और महासागर असमान रूप से वितरित होने के चलते, या फिर हम कहें धरातल विषम होने के चलते, तापमान वितरण पर अक्षांशीय प्रभाव में संशोधन हो जाता है। अक्षांशीय प्रभाव में संशोधन मतलब निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाने पर तापमान में गिरावट की जो प्रवृत्ति है उसमें संशोधन हो जाता है। यानी समताप रेखाएं अक्षांश रेखाओं के साथ साथ यहां पर नहीं चलती हैं, है ना। यानी समताप रेखाओं की प्रवृत्ति उत्तरी गोलार्ध में पूर्व पश्चिम में न होकर कहीं कहीं उत्तर दक्षिण में भी हो गई है। यानी उत्तरी गोलार्ध में धरातल असमांगी होने के चलते समताप रेखाओं की प्रवृत्ति अक्षांश रेखाओं के समानांतर नहीं रह जाती। क्लियर? ऐसा इसलिए होता है, क्यों ऐसा होता क्यों है? क्योंकि महाद्वीप और महासागर की शीतलन और ऊष्मन में अंतर पाया जाता है। महाद्वीप और महासागर के शीतलन मतलब ठंडा होने की दर, शीतलन का मतलब होता है ठंडा होने की दर, और ऊष्मन मतलब गर्म होने की दर। महाद्वीप और महासागर की शीतलन और ऊष्मन की दर में अंतर पाया जाता है। जैसे महाद्वीप अगर ग्रीष्म ऋतु है, मान लेते हैं गर्मी का दिन है, तो ज्यादा गर्म कौन होगा, महासागर या महाद्वीप? महाद्वीप, है ना। जल्दी गर्म कौन होगा? महाद्वीप। जल्दी गर्म कौन होगा, महासागर या महाद्वीप? महाद्वीप जल्दी गर्म होगा। और अधिक मात्रा में कौन गर्म होगा? महाद्वीप। इसी तरह अगर जाड़े की ऋतु है तो जाड़े की ऋतु में ज्यादा ठंडा क्या होगा, महासागर ज्यादा ठंडा होगा या महाद्वीप? महाद्वीप ज्यादा ठंडा होगा। यानी महाद्वीप शीघ्र और अधिक मात्रा में गर्म हो जाते हैं। महाद्वीपीय जो क्षेत्र होते हैं धरातल पर, जो भी महाद्वीपीय क्षेत्र आपको दिखाई दे रहे हैं, ये शीघ्र और अधिक मात्रा में गर्म हो जाते हैं। वही अब शीत ऋतु में देखें, शीत ऋतु में जो महाद्वीप होते हैं वो महासागरों की अपेक्षा शीघ्र और अधिक मात्रा में ठंडे हो जाते हैं। यानी ये जो महाद्वीपीय क्षेत्र हैं ये ग्रीष्म ऋतु में जल्दी गर्म हो जाते हैं और ज्यादा गर्म होते हैं, और शीत ऋतु में जल्दी ठंडे हो जाते हैं और अधिक मात्रा में ठंडे हो जाते हैं। तो महाद्वीपों और महासागरों की शीतलन और ऊष्मन में अंतर होता है। महासागर जो होते हैं देर से गर्म होते हैं और कम मात्रा में गर्म होते हैं। वही जो अगर शीत ऋतु है, शीत ऋतु ग्रीष्म ऋतु में महासागर देर से गर्म होते हैं और कम मात्रा में गर्म होते हैं। वहीं शीत ऋतु में महासागर देर से ठंडे होते हैं और कम मात्रा में ठंडे हो पाते हैं। यानी तापमान के प्रति संवेदनशीलता महाद्वीपों की अधिक होती है। अगर तापमान अधिक है तो महाद्वीप अधिक गर्म हो जाएंगे, तापमान कम है तो महाद्वीप अधिक ठंडे हो जाते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में चूंकि धरातल असमांगी है, महाद्वीप और महासागरों का असमान रूप से वितरण हुआ है, और चूंकि महाद्वीपों और महासागरों के शीतलन और ऊष्मन की दर में अंतर होता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में तापमान वितरण पर अक्षांशीय प्रभाव में संशोधन हो जाता है। उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं अक्षांश रेखाओं के साथ साथ या पूर्व पश्चिम दिशा में न चलकर इनके मार्ग में काफी विचलन आ जाता है। जैसे आप इसे समझ सकते हैं, मान लेते हैं कि गर्मी का दिन है, मान लेते हैं गर्मी का दिन है, ये विषुवत रेखा है। गर्मी के दिन में विषुवत रेखा पर मान लेते हैं 40 डिग्री तापमान है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो मैंने अभी तक बोला उसे आप हूबहू लिख लीजिएगा। आप समझने के लिए देखिए, गर्मी का दिन है
तो सबसे ज्यादा गर्मी कहां होगी? विषुवत रेखा पर ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में गिरावट होगी। तो मान लेते हैं यहां पे तापमान हो गया है 30 डिग्री सेल्सियस, यहां पर 20 डिग्री सेल्सियस, यहां पर 10 डिग्री सेल्सियस। अब 20 डिग्री सेल्सियस वाले समताप रेखा को देखिए। समताप रेखा क्या होती है? धरातल पर समान तापमान वाले स्थलों को मिलाने वाली रेखा है। अब धरातल पर समान तापमान, ये देखिए यहां पर 20 डिग्री सेल्सियस है, ये महासागरीय क्षेत्र है, प्रशांत महासागर का हिस्सा है। जैसे ही हम महाद्वीप पर जाते हैं, अमेरिका महाद्वीप शुरू हो गया है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, तो ये 20 डिग्री सेल्सियस तापमान की स्थिति यहां पे चली आ गई है। यहां पे भी 20 डिग्री सेल्सियस है, आप समझ रहे हैं? 20 डिग्री यहां पे भी है, महासागर है ये। लेकिन हमने कहा कि कौन सा दिन है? यहां पर अभी उत्तरी गोलार्ध में क्या है? मान लेते हैं उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ रही है। आपने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है, मान लिया, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है, यानी दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु है। हम उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं, यहां पर ग्रीष्म ऋतु है। 20 डिग्री सेल्सियस तापमान, यहां महासागर, प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, पूर्व की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 20 डिग्री सेल्सियस तापमान देखिए पूर्व की तरफ जा रहा है सीधे, यहां भी 20 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन जैसे ही महाद्वीपीय क्षेत्र में आप जाइए, 20 डिग्री सेल्सियस तापमान की स्थिति उत्तरी ध्रुव के पास चली जा रही है। क्यों? हमने आपसे कहा कि ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीप जल्दी और अधिक मात्रा में गर्म हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीप शीघ्र और अधिक मात्रा में गर्म हो जाता है। यानी महासागर क्षेत्र में देखिए, यहां पे 20 डिग्री सेल्सियस तापमान है और यहां पर 10 डिग्री सेल्सियस तापमान है। ध्यान से देखिए, और इसी 10 डिग्री सेल्सियस जो महासागरीय क्षेत्र है उसके पूरब में जाइए, महाद्वीप पर जैसे ही आते हैं तो महाद्वीप पर 10 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा। कितना हो जाएगा? आप 10 के समानांतर पूरब में आइए, 10 डिग्री सेल्सियस महासागर में 10 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जैसे उसके पूरब में आते हैं 20 डिग्री सेल्सियस मिलता है। क्यों? क्योंकि महाद्वीप शीघ्र और अधिक मात्रा में गर्म हो जाता है। इसलिए यहां पर तो 20 डिग्री सेल्सियस तापमान है प्रशांत महासागर में, लेकिन 20 डिग्री सेल्सियस तापमान की स्थिति जैसे ही आप महाद्वीपों पर आएंगे तो इसलिए समताप रेखाएं ध्रुव की ओर मुड़ गई। फिर जैसे ही अमेरिका महाद्वीप को पार करके फिर से अटलांटिक महासागर में आप आते हैं, फिर से 20 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि महासागर धीरे धीरे गर्म होता है और कम मात्रा में गर्म होता है। क्लियर? महासागर सामान्य प्रवृत्ति क्या है? सामान्य प्रवृत्ति पे जाते हैं। सामान्य प्रवृत्ति यह है कि विश्व से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में गिरावट आती है। यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस है। सामान्य स्थिति फॉलो होगी, लेकिन उसमें अंतर आ रहा है। सामान्य स्थिति जो फॉलो हो रही है वो क्या है? विश्व से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में गिरावट की जो प्रवृत्ति है वो किसका अनुसरण कर रही है? अक्षांश रेखा का अनुसरण कर रही है। निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाने पर तापमान में गिरावट हो रही है, लेकिन उसमें असमांगी धरातल का प्रभाव पड़ रहा है। तापमान वितरण पर जो अक्षांशी प्रभाव है उसमें संशोधन हो जा रहा है। यानी समान अक्षांश पे, ये मान लेते हैं एक समान अक्षांश रेखा होती, समान अक्षांश पर महाद्वीप और महासागर में तापमान एक जैसा नहीं है। महासागर में तो देखिए 20 डिग्री सेल्सियस यहां भी है, ये देखिए मान लेते हैं ये कोई एक अक्षांश रेखा मान लेते हैं इसे। एक ही अक्षांश पर देखिए महासागरीय क्षेत्रों में तापमान यहां भी 20 है, यहां भी 20 है, लेकिन यहां पर तापमान बढ़ जाएगा। क्लियर? यहां पर तापमान महाद्वीपीय क्षेत्र आएगा, यहां पर तापमान अधिक हो जाएगा, क्योंकि ये महाद्वीपीय क्षेत्र है। महाद्वीप शीघ्र और जल्दी गर्म हो जाते हैं। क्लियर? इसलिए हमने कहा कि चूंकि उत्तरी गोलार्ध में धरातल असमांगी है, इसलिए समताप रेखाओं की प्रवृत्ति अक्षांश रेखा के समानांतर न होकर उसमें उनके मार्ग में विचलन आ जाता है। विशेषकर ऐसा तब होता है जब समताप रेखाएं महासागरीय क्षेत्रों से महाद्वीपों पर जाती हैं और दोबारा जब महाद्वीपों से महासागरों में आती हैं, तब इनके मार्ग में विचलन आ जाता है। क्लियर? और वहीं दक्षिणी गोलार्ध में हम देखते हैं धरातल समांगी है, महाद्वीप महासागर का उतना चक्कर नहीं है। धरातल समांगी होने के चलते चारों तरफ महासागरों का विस्तार है, इसलिए समताप रेखाएं अक्षांश रेखाओं के साथ साथ चलती हैं। अक्षांश रेखा के साथ साथ चलेंगे, ये 10 डिग्री सेल्सियस तापमान का पेटी है, तो ये अक्षांश रेखा के साथ साथ 10 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, इसमें संशोधन नहीं आ रहा है कहीं पे। क्लियर?
धरातल पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में महासागरीय जलधाराओं का भी प्रभाव पड़ता है। यानी धरातल पर तापमान के वितरण पर महासागरीय जलधाराओं का भी स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। जलधाराएं ठंडी हो सकती हैं, गर्म हो सकती हैं। आपको एक मानचित्र दिखाई दे रहा है जिसमें महाद्वीप हैं और महासागरों में कुछ जलधाराएं दिखाई दे रही हैं, जैसे उत्तरी अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, यही और साथ ही उत्तरी प्रशांत महासागर में क्यूरेशिया की गर्म धारा, इसके अलावा अफ्रीका के पश्चिमी तट पर बेंगुएला की ठंडी धारा, पेरू के तट पर पेरू की ठंडी धारा, इसे हम्बोल्ट की ठंडी धारा भी कहते हैं। अमेरिका के पश्चिमी तट पर, यूएसए के पश्चिमी तट पर कैलिफोर्निया की ठंडी धारा। तो कैलिफोर्निया, पेरू और बेंगुएला ठंडी जलधाराएं हैं, गल्फ स्ट्रीम और क्यूरेशियो गर्म जलधाराएं हैं। तो ये धाराएं जहां कहीं भी पहुंचती हैं वहां के तापमान को अपने हिसाब से परिवर्तित कर देती हैं। अगर गर्म जलधारा किसी दूसरे प्रदेश में पहुंचती है प्रवाहित होती हुई, तो वहां का तापमान बढ़ा देती है, और ठंडी जलधारा दूसरे क्षेत्रों में पहुंचकर वहां के तापमान को गिरा देती है। इससे तापमान उल्टा हो जाता है। बिल्कुल कैसे उल्टा हो जाता है, आइए इसे समझते हैं। जैसे इधर क्या है, नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव, और इधर क्या है, साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव पर तापमान कम होता है ना, सबसे कम तापमान उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर पाया जाता है। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है। जब यही गर्म जलधारा स्कैंडिनेविया देशों के पास पहुंचती है, जैसे स्कैंडिनेवियाई देशों में कौन कौन से शामिल हैं, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, यहाँ पे है ना, स्वीडन, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। तो ये गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा जब उत्तरी अटलांटिक महासागर को पार करते हुए स्कैंडिनेवियाई देशों तक पहुंचती है, तो इसको हम दूसरा नाम देते हैं। इसे यहां पे हम एक और नाम देते हैं, उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट। उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट। तो गल्फ स्ट्रीम तो इसे हम तब कहते हैं जब ये अमेरिका के पूर्वी तट पर प्रवाहित होती है, लेकिन जब ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में पहुंचती है तो इसे हम उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट कहते हैं, जो कि सामान्यतः एक गर्म जलधारा है और इसका तापमान गर्म जलधाराओं में सबसे ज्यादा होता है। सबसे अधिक गर्म जलधारा हम गल्फ स्ट्रीम को मानते हैं। तो उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट जब यहाँ पर स्पेन है, फ्रांस है, इसके उत्तर में एक द्वीपपुंज है, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रिटिश द्वीपपुंज। तो जब उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट ब्रिटिश द्वीपपुंज के समीप से होते हुए नॉर्वे, स्वीडन के पास पहुंचती है, तो वहां का तापक्रम काफी बढ़ा देती है, जबकि ये सभी देश उत्तरी ध्रुव के बिल्कुल पास हैं। तो इससे उल्टी स्थिति हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये उच्च अक्षांशीय क्षेत्र हैं। तो उच्च अक्षांशीय क्षेत्र होने के बावजूद जो उत्तरी यूरोप का पश्चिमी तट है, यूरोप है, यूरोप का ये उत्तरी क्षेत्र हो गया, उत्तरी यूरोप का पश्चिमी क्षेत्र हम कह सकते हैं स्कैंडिनेवियाई देशों का पश्चिमी तट और ब्रिटिश द्वीपपुंज का जो हिस्सा है। तो उत्तरी यूरोप के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं वो उच्च अक्षांश में होने के बावजूद उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट नामक गर्म जलधारा के चलते यहाँ का तापमान अधिक हो जाता है, जबकि यूरोप के मध्यवर्ती क्षेत्रों में तापमान कम पाया जाता है। यहाँ पर महाद्वीपीय प्रभाव काम करता है। महाद्वीपीय प्रभाव से क्या मतलब है, मान लेते हैं शीत ऋतु है, शीत ऋतु है, हमने कहा शीत ऋतु में स्थल खंड शीघ्र और अधिक मात्रा में ठंडे हो जाते हैं। तो यहाँ का तापमान हो गया है गिर के -10। तो यूरोप के मध्यवर्ती भागों में तापमान देखिए -10 डिग्री सेल्सियस है। वहीं गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा से नॉर्वे का जो तट है वहां का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यानी तापमान वितरण पर अक्षांशीय प्रभाव में संशोधन हो जाता है। तो महासागरीय जलधाराएं भी तापमान वितरण पर अक्षांशीय प्रभाव को संशोधित कर देती हैं। तापमान वितरण पर अक्षांशीय प्रभाव क्या है, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाने पर तापमान में क्रमशः गिरावट होती है, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा दिखाई दे रहा है। विषुवत रेखा से हम उत्तर की ओर जा रहे हैं तो तापमान पहले -10 डिग्री सेल्सियस है। महाद्वीपीय प्रभाव के चलते महाद्वीप के भीतरी भाग का तापमान जाड़े की ऋतु में काफी गिर गया है। लेकिन जब हम और उत्तर में जाते हैं तो अक्षांशीय प्रभाव के नियम के हिसाब से और उत्तर में जाने पर तापमान में और गिरावट होनी चाहिए, लेकिन नहीं, गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा के चलते नॉर्वे तक का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। तो एक तरफ हम देखते हैं कि
यूरोप महाद्वीप के भीतरी हिस्सों का तापमान गिर गया है, अधिक कम है, जबकि नॉर्वे तट जो कि उत्तरी ध्रुव के पास है वहां का तापमान बढ़ जाता है। तो ठंडी या गर्म जलधाराएं भी तापमान वितरण पर अक्षांशीय प्रभाव में संशोधन ला देती हैं। वहीं उत्तरी प्रशांत महासागर में क्यूरेशियो की गर्म जलधारा प्रवाहित होती है, इसे हम उत्तरी प्रशांत ड्रिफ्ट कहते हैं। जैसे इसको हम उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट कहते हैं, इसको हम उत्तरी प्रशांत ड्रिफ्ट कहते हैं। तो उत्तरी प्रशांत ड्रिफ्ट के चलते उत्तरी प्रशांत महासागर में तापमान बढ़ जाता है ना। उत्तरी प्रशांत महासागर में यानी अलास्का के पास ये जो धारा है ये बहती हुई जो पश्चिम में जाएगी तो कहां पहुंचेगी? अलास्का के पास पहुंचेगी। तो उत्तरी प्रशांत ड्रिफ्ट के चलते अलास्का के पश्चिमी तट का तापमान बढ़ जाता है। यहां पर यूएसए के भीतरी भाग का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है, जबकि अलास्का का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। अलास्का के पश्चिमी तट का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। ये 0 डिग्री है। ये अगर अक्षांश रेखा देखेंगे तो मान लेते हैं ये है 50 डिग्री अक्षांश, और यहां पे अक्षांश रेखा होगी तो कितनी होगी? मान लेते हैं ये 60 डिग्री अक्षांश। तो तापमान वितरण पर अक्षांशीय प्रभाव का नियम क्या है? जैसे जैसे विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव के पास जाएंगे तापमान में धीरे धीरे गिरावट होनी चाहिए, लेकिन उत्तरी प्रशांत ड्रिफ्ट नामक गर्म जलधारा के चलते तापमान वितरण पर अक्षांशीय प्रभाव में संशोधन हो जाता है और तापमान की स्थिति बिल्कुल उलट हो जाती है। जहां अमेरिका महाद्वीप के भीतरी हिस्सों में तापमान -10 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, वहीं इसके उत्तर में उत्तरी ध्रुव के पास स्थित अलास्का के पश्चिमी तट का तापमान इस गर्म जलधारा के चलते 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। वहीं तो कहने का तात्पर्य क्या है? गर्म जलधाराएं उच्च अक्षांशों में तापमान बढ़ा देती हैं। जो गर्म महासागरीय जलधाराएं होती हैं वो उच्च अक्षांशों में पहुंचकर वहां के तापमान को बढ़ा देती हैं, और जबकि जो ठंडी जलधाराएं हैं वो निम्न अक्षांशों में तापमान को गिरा देती हैं। जबकि नियम क्या है? विषुवत रेखा पर तापमान सबसे ज्यादा होता है और ध्रुवों पर सबसे कम होता है। ठंडी जलधाराएं उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। गर्म जलधाराएं निम्न अक्षांश की गर्म स्थिति को उच्च अक्षांश में पहुंचा देती हैं। ध्यान से सुनिएगा, गर्म जलधाराएं निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर प्रवाहित हो रही हैं, तो ये क्या कर देती हैं? निम्न अक्षांश की जो गर्म तापीय दशा है उस गर्मी को उच्च अक्षांश में पहुंचा देती हैं। जबकि ठंडी धाराएं उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश में प्रवाहित होती हैं। कैलिफोर्निया की धारा भी देखिए, उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश, ये 0 डिग्री है, उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर प्रवाहित हो रही है। तो ठंडी जलधाराएं कम तापमान की दशा को उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में पहुंचा देती हैं। तो जहां गर्म जलधाराएं उच्च अक्षांशों में पहुंचकर तापमान बढ़ा देती हैं, वहीं ठंडी जलधाराएं निम्न अक्षांशों में तापमान को गिरा देती हैं, तापमान को घटा देती हैं। उदाहरण के लिए बेंगुएला की जलधारा, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली बेंगुएला की जलधारा, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली पेरू की जलधारा, यूएसए के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली कैलिफोर्निया की धारा, ये धाराएं इन तीनों महाद्वीपों के, ये तीनों धाराएं इन तीनों महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर तापमान को गिरा देती हैं। फिर से सुन लीजिए, बेंगुएला, पेरू और कैलिफोर्निया की ठंडी जलधाराएं निम्न अक्षांशों में, विषुवत रेखा के पास मतलब निम्न अक्षांशों में पहुंचकर इन महाद्वीपों के पश्चिमी तट के तापमान को गिरा देती हैं। यहां पे तापमान घटकर कितना हो गया? 10 डिग्री सेल्सियस। यहां पे कितना हो गया? 10 डिग्री सेल्सियस। यहां पे भी कितना हो गया? 10 डिग्री सेल्सियस। यानी निम्न अक्षांशों में पहुंचकर जो ठंडी जलधाराएं हैं, निम्न अक्षांशों में पहुंचकर इन महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर तापमान को काफी गिरा देती हैं। पश्चिमी तट पर, क्योंकि ये सभी देखिए पश्चिमी तट पर प्रवाहित हो रही हैं। जबकि इन महाद्वीपों के भीतरी भागों में तापमान अधिक पाया जाता है, 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस यहां भी, ठीक है। तो आप देखिए अमेरिका में 40 डिग्री सेल्सियस, अफ्रीका में 40 डिग्री सेल्सियस, लेकिन निम्न अक्षांश में जो पश्चिमी तट है वहां पर तापमान काफी कम है। क्यों? क्योंकि ठंडी जलधाराएं निम्न अक्षांशों में
महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर तापमान को गिरा देती हैं, जिसके चलते पश्चिमी तट का तापमान भीतरी भागों की तुलना में काफी कम हो जाता है। तो ये हो गया धरातल पर तापमान वितरण पर सागरी जलधाराओं का प्रभाव। इसके बाद हम देखेंगे उच्चतम औसत तापमान की पेटी। उच्चतम औसत तापमान की पेटी, इसे हम धरातल पर सर्वाधिक वार्षिक तापमान की पेटी कहते हैं कि वर्ष भर धरातल पर कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक गर्म रहता है और वो पेटी है कहां पे। क्योंकि सामान्य नियम तो ये है कि विषुवत रेखा सबसे गर्म, सबसे अधिक तापमान, सबसे अधिक सूर्यातप कहां पड़ता है, सूर्यातप विषुवत रेखा पर, और सबसे कम सूर्यातप की मात्रा कहां मिलती है, ध्रुवों पर। तो सामान्य नियम ये है कि विषुवत रेखा पर तापमान सबसे ज्यादा होता है और ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान सबसे कम होता है। लेकिन धरातल पर उच्चतम वार्षिक तापमान की पेटी, वर्ष भर सर्वाधिक गर्म रहने वाला क्षेत्र कौन सा है वास्तविक रूप में, इसको अब देखते हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीप अधिक हैं और दक्षिणी गोलार्ध में महासागर अधिक है। महासागर देर से ठंडा होता है, देर से गर्म होता है। महाद्वीप जल्दी ठंडे होते हैं और जल्दी गर्म भी हो जाते हैं महाद्वीप। तो महाद्वीप और महासागरों के ऊष्मन और शीतलन में अंतर पाया जाता है। महाद्वीप शीघ्र और अधिक मात्रा में गर्म होते हैं, साथ ही शीत ऋतु में महाद्वीप शीघ्र और अधिक मात्रा में ठंडे हो जाते हैं। महासागर शीघ्र और अधिक मात्रा में महासागर देर से गर्म होते हैं, कम मात्रा में गर्म होते हैं, और शीत ऋतु में महासागर देर से ठंडे होते हैं और कम मात्रा में ठंडे हो पाते हैं। क्लियर। तो इस प्रभाव के चलते जो उच्चतम औसत वार्षिक तापमान की पेटी है वो कहां पाई जाती है, तो धरातल पर उच्चतम औसत वार्षिक तापमान की पेटी विषुवत रेखा पर नहीं पाई जाती है। धरातल पर उच्चतम औसत वार्षिक तापमान की पेटी विषुवत रेखा से थोड़ा सा उत्तर में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों की प्रधानता है, स्थल खंडों की प्रधानता है। स्थल खंड जल्दी और अधिक मात्रा में गर्म हो जाते हैं। तो चूंकि स्थल खंड जल्दी और शीघ्र और अधिक मात्रा में गर्म होते हैं, इसलिए उच्चतम औसत वार्षिक तापमान की पेटी विषुवत रेखा से थोड़ा सा उत्तर में पाई जाती है। उच्चतम औसत वार्षिक तापमान की पेटी विषुवत रेखा के दक्षिण में कभी नहीं आती। जैसा कि आपने पढ़ा ना कि सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण में यानी कर्क और मकर रेखा के बीच घूमती रहती हैं। ये क्या है? कर्क है। और ये क्या है? मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, ये गलत लिख दिया। ये है कर्क रेखा और ये है मकर रेखा, कैंसर कैप्रिकॉर्न। तो सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं, आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी सूर्य की चारों तरफ, पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है और सूर्य की चारों तरफ घूमती रहती है। इसके चलते सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा से कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच घूमती रहती हैं साल भर में। आपने पढ़ा होगा ना कि 22 मार्च को सूर्य की लंबवत किरणें कहां चमकती हैं? विषुवत रेखा पर। 21 जून को कहां जाती हैं? कर्क रेखा पर। फिर 22 सितंबर को विषुवत रेखा पर, फिर 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें। तो सूर्य की लंबवत किरणें कर्क और मकर के बीच में दोलन करती रहती हैं, घूमती रहती हैं वर्ष भर। लेकिन उच्चतम औसत वार्षिक तापमान की पेटी कभी भी विषुवत रेखा के दक्षिण में नहीं जा पाती। क्यों? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में ही महाद्वीपों की प्रधानता है, स्थल खंड की प्रधानता है, और चूंकि स्थल खंड शीघ्र और अधिक मात्रा में गर्म हो जाते हैं, इसलिए अधिकतम तापमान की पेटी उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। यह अलग बात है कि उच्चतम वार्षिक तापमान की पेटी महाद्वीपों पर ज्यादा मोटी होती है, क्योंकि महाद्वीप ज्यादा गर्म होते हैं। तो उच्चतम वार्षिक तापमान की पेटी महाद्वीपों पर ज्यादा मोटी होती है, और जबकि महासागरों पर यह संकरी और पतली हो जाती है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं, यहां वाला क्षेत्र ले लेते हैं। हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि यह महासागरी क्षेत्र, महाद्वीपीय क्षेत्र है, लेकिन यहां पे एक मिनट, इसको हम पतला कर देते हैं। ये देखिए एकदम पतला हो गया। मान लेते हैं यहां महासागरी क्षेत्र था, जलमंडल था,
तो महासागरीय क्षेत्रों में उच्चतम औसत वार्षिक तापमान की पेटी बहुत पतली हो जाती है। क्यों? क्योंकि महासागर उतने गर्म नहीं होते ना। और महाद्वीप, मान लेते हैं ये महाद्वीपीय क्षेत्र है, तो महाद्वीपों पर उच्चतम वार्षिक तापमान की पेटी अधिक चौड़ी पाई जाती है, अधिक मोटी चौड़ी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि महाद्वीप ज्यादा गर्म होते हैं। इसके अलावा चूंकि उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों का विस्तार अधिक है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा ज्यादा गर्म रहता है। पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध ही दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में ज्यादा गर्म पाया जाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध का तापक्रम थोड़ा कम पाया जाता है। इसके अलावा जो उच्चतम तापमान है धरती पर, एक तो सामान्य सी बात हमने बताई कि चूंकि उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों की प्रधानता है और महाद्वीप चूंकि जल्दी और अधिक मात्रा में गर्म होते हैं, इसलिए उत्तरी गोलार्ध का तापक्रम दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अधिक होता है। क्लियर? इसके अलावा एक अलग बात है, इसके अलावा धरती पर जो उच्चतम तापमान है, धरातल पर सबसे उच्चतम तापमान कहां पाया जाता है? धरातल पर उच्चतम तापमान का जो बिंदु है वो भी उत्तरी गोलार्ध में ही पाया जाता है। धरातल पर उच्चतम तापमान कभी भी दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों की प्रधानता है, यहां पर क्या है? महासागर है, जलमंडल है। तो उच्चतम तापमान का बिंदु भी उत्तरी गोलार्ध में ही पाया जाता है। उदाहरण के लिए जो साइबेरिया है, पूर्वी साइबेरिया का क्षेत्र, ये रूस का पूर्वी क्षेत्र है ना, मान लेते हैं यहां रूस है, रूस का पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी साइबेरिया, ये तो ठंडा स्थल मैं बता रहा हूं। तो धरातल पर उच्चतम तापमान का बिंदु भी उत्तरी गोलार्ध में ही पाया जाता है, और साथ ही शीत ऋतु में धरातल पर निम्नतम तापमान का बिंदु भी उत्तरी गोलार्ध में ही पाया जाएगा। धरातल पर सबसे निम्नतम तापमान कहां पाया जाता है? साइबेरिया के बर्खोयांश में पाया जाता है, पूर्वी साइबेरिया के बर्खोयांश में, और उत्तरी कनाडा, उत्तरी कनाडा। तो साइबेरिया और उत्तरी जो कनाडा का क्षेत्र है, महाद्वीपीय प्रभाव के चलते सबसे ठंडा, सबसे शीतल, सबसे कम तापक्रम साइबेरिया और उत्तरी कनाडा के क्षेत्र में पाया जाता है। और ये दोनों कहां है? दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है। कहां पे है? उत्तरी गोलार्ध में। तो कहने का तात्पर्य है कि ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम तापमान का बिंदु हो या शीत ऋतु में निम्नतम तापमान का बिंदु, ये दोनों उत्तरी गोलार्ध में ही पाए जाते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों की प्रधानता है। महाद्वीप ग्रीष्म ऋतु में ज्यादा गर्म हो जाते हैं और शीत ऋतु में ज्यादा ठंडे हो जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? महाद्वीपीय प्रभाव कहते हैं। क्लियर? तो ये तो आपने मेरे साथ पढ़ा धरातल पर तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जब भी आपसे मुख्य परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा आप इसको आसानी से कर सकते हैं। मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनकर, जब आप लेक्चर को ध्यान से सुनकर खुद विश्लेषण करने में सक्षम होते हैं और खुद से नोट्स लिखने का प्रयास करते हैं, तो वो नोट्स आपके लिए ज्यादा कारगर होता है। क्लियर? जहां तक नोट्स देने की बात थी, तो मैंने ये कभी नहीं कहा था कि नोट्स मैं पब्लिकली दूंगा। नोट्स जब भी जाएगा उन बच्चों को जाएगा जिन्होंने पे किया है। तो ऑनलाइन बैच के लोगों को नोट्स चला गया है, जबकि अगर नोट्स चाहिए तो निश्चित रूप से आपको हमारे ऑनलाइन बैच में आना पड़ेगा। मैं यूट्यूब पर पढ़ाता रहूंगा सबको, एक क्रम से मैं पढ़ाऊंगा सब कुछ, लेकिन नोट्स पेड बच्चों को ही मिलेगा जिन्होंने पे किया है। जिन लोगों ने पे किया है हमें उनके साथ ज्यादा न्याय करना पड़ेगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्कार।